हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हमेशा की तरह ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की। और अगर आपने इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। वैसे तो सब जानते ही होंगे इनको, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। सो खैर, इस वीडियो को आज हम रिएक्शन देंगे। इंडिया ऑफिशियली रेजेस पाकिस्तान हिंदू टेम्पल डिमोलिशन इशू एट यूनाइटेड स्टेट्स। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने ऑफिशियली पहली बार हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया है पाकिस्तान के अगेंस्ट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यहां पे आप देखेंगे आर्टिकल है, इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान को यूएन में रीसेंट हिंदू टेम्पल की डिस्ट्रक्शन को लेकर, और ये कहा कि वहां पर पाकिस्तान में लोग चुप खड़े रहे, 1500-2000 के आसपास लोग चुप खड़े रहे और एक हिंदू टेम्पल को इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑफिशियली किया गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स कोई एमपी कोई नेता देता था, मगर पहली बार जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने यूएन जनरल असेंबली में यूएन को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है, इसने भी इसको प्रॉपर्ली कवर किया। इंडिया ने यहाँ पर रेज किया है इशू ऑफ द डेमोलेशन ऑफ द हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान, और साथ में ये भी कहा है कि बहुत बड़ी आयरनी है, विडंबना है अपने आप में, कि पाकिस्तान हाल ही में एक ऐसा रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर करता है जहां पर रिलीजियस साइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाती है। नाउ ये कौन सा रेजोल्यूशन है, इंडिया ने यहां पर कहा क्या है, पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इनमें से वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जहां पर अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस चार्टर को ऑन 26 जनवरी 1945? बहुत ही फेमस है यूएन चार्टर, और जिस कॉन्फ्रेंस में इसको अडॉप्ट किया गया था ये भी आपको हर जनरल नॉलेज की बुक में मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: लंदन कॉन्फ्रेंस, टोक्यो कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस या फिर मैड्रिड कॉन्फ्रेंस। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता है नहीं। अनअकैडमी की ऐप या फिर वेबसाइट पे जाओ, यूज करो वहां पर कोड PD10 और ये होगा आपके कोर्स का प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ऑलराइट, सो इशू क्या है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो आपको मिलेगी यूएन हेडक्वार्टर्स जो लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में, यहाँ पर हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन पास कैसे होता है, कुछ देश हैं जो कहते हैं कि देखो ये एक आइडिया, ये एक रेजोल्यूशन है, हम इसको सामने रखते हैं आपके, और फिर जो 193 मेंबर होती हैं यूएन जनरल असेंबली की, ये यहाँ पर वोट करती है येस और नो में, और अगर येस वाले वोट ज़्यादा हैं तो रेजोल्यूशन कर लिया जाता है अडॉप्ट। तो एक दिन पहले एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हुआ और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। रेजोल्यूशन का नाम है प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ पीस टॉलरेंस टू सेफगार्ड रिलीजियस साइट्स। इसमें मेन बात यह कही गई कि ऐसा कल्चर दुनिया भर में बनाना होगा कि जो भी रिलीजियस साइट्स हैं, चर्च, टेम्पल, मस्जिद, हर जगह कोई भी रिलीजियस साइट है, इसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, इन पे कोई हानि ना आए। और इस रेजोल्यूशन में यह लिखा था कि इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ानी होगी, इंटरनेशनल डायलॉग बढ़ाना होगा, चाहे इसके लिए इन द फ्यूचर कोई समिट्स हो, गैदरिंग्स हो, वो भी हम कर सकते हैं। मेन बात है कि हर देश दुनिया का इंश्योर करे कि उनके देश में जो रिलीजियस साइट्स हैं वो हमेशा सेफ रहेंगी। अब देखो, ये रेजोल्यूशन सबसे पहले तो जब टेबल किया गया ना, तो कई कंट्रीज ने इसको किया को स्पॉन्सर। को स्पॉन्सर में कुछ खास पैसे लगते नहीं है, बस कंट्री अपना नाम यहाँ पे डाल देती है। तो 21 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को किया को स्पॉन्सर, और फिर इस पर वोटिंग हुई और रेजोल्यूशन हो गया पास। जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हुआ, दुनिया भर में न्यूज़ बनी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यूएन जनरल असेंबली ने इस टाइप का रेजोल्यूशन पास कर लिया है टू सेफगार्ड रिलीजियस साइट्स, और यूएन की वेबसाइट ने भी इसको कवर किया। अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो क्या ये कुछ लीगली बाइंडिंग होता है? मतलब कि अब ये रेजोल्यूशन पास हो गया तो कल को किसी कंट्री में चर्च, टेम्पल कहीं पर अटैक होता है तो यहाँ पे पेनल्टी लगेगी? तो इसका आंसर है नहीं, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता। हाँ, आप कह सकते हैं कि यूएन में उस कंट्री की निंदा हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकता है इन द फ्यूचर, मगर कोई लीगली बाइंडिंग ये है नहीं। नाउ यूनाइटेड नेशंस में जैसे ही वोटिंग होती है, ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है,
इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, जिनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति, इन्होंने यहाँ पर ये मुद्दा उठाया। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि देखिए, जिन कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया रेजोल्यूशन, प्राइमरली सऊदी अरेबिया, मोरक्को, जी हाँ, सऊदी अरेबिया भी उन कंट्रीज में शामिल था जिन्होंने को स्पॉन्सर किया रेजोल्यूशन। इंडिया ने कहा कि हम उनका करते हैं थैंक्स और बिल्कुल इस रेजोल्यूशन को हम करते हैं सपोर्ट। और हमारे देश में अगर आप बात करें तो हम हैं एक सेकुलर देश। यहाँ पे इन्होंने बोला कि इंडिया है एक सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे देश में नागरिकों को कंप्लीट फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 जो है भारत के संविधान का, ये सबको राइट देता है प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रीच देयर रिलीजन। उसके अलावा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई और प्लेस ऑफ वर्शिप, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में एक एक्ट भी है। इस एक्ट का नाम है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991। तो इंडिया बिल्कुल इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि रिलीजियस राइट को करना चाहिए प्रोटेक्ट। मगर इंडिया ने यहाँ पर यह ऐड किया कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि दुनिया में कई देश हैं, वहाँ पे आज भी हम देख रहे हैं कि मिनॉरिटीज़ पे अटैक होता है और जो उनकी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहाँ पे भी अटैक होता है। रिसेंटली अटैक हुआ भी है। इन्होंने पहले यहाँ पर बात करी है बामियान बुद्धा की। ये बहुत ही फेमस बुद्धा स्टैचूज थे और तालिबान ने इनको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद इंडिया ने मुद्दा उठाया सिख गुरुद्वारा की बॉम्बिंग का अफगानिस्तान में, जहाँ पर हाल ही में 25 सिख वर्शिपर्स मारे गए थे अनफॉर्चुनेटली। फिर हाल ही में हमने ये भी देखा है कि दिसंबर 2020 में हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल जो है करक पाकिस्तान में, इसको जला डाला गया और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और पुलिस, जो भी वहाँ पे प्रशासन था, उसने रोका नहीं। वीडियो फुटेज भी इसकी रिलीज हुई थी। करीब 1500 के आसपास लोग वहाँ पे गैदर हो गए और ऑलमोस्ट तमाशा की तरह इन्होंने ये सब होते हुए देखा। तो इंडिया ने ऑफिशियली जो ये इशू है ये यूएन में रेस किया और ये भी यहाँ पर ऐड किया कि पाकिस्तान में इससे पहले भी ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है इसको रोकने के लिए कुछ करती भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी आयरनी है, विडंबना है। दुनिया भी इसके बारे में सोचेगी कि ऐसा रेजोल्यूशन पास होता है और पाकिस्तान जैसा देश इसको को स्पॉन्सर करता है। एटलीस्ट यूएन को यहाँ पर सोचना चाहिए था कि किस कंट्री को अलाउ किया जा रहा है इसको को स्पॉन्सर करने के लिए। नाउ यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि बिल्कुल रिसेंटली 5 जनवरी को ये भी न्यूज़ सामने आई है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो हिंदू टेम्पल जला दिया गया था इसको वापस कंस्ट्रक्ट करो, इसकी रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाए। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले आप अगर देखो तो जो ये करक डिस्ट्रिक्ट का टेम्पल है इस पर 1997 में भी हमला हुआ था और इसको गिरा दिया गया था। जी हाँ, इट वॉज डिमोलिश्ड इन 1997 एज वेल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस टेम्पल की याद आई, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को इस टेम्पल की याद आई 2015 में, और इन्होंने यहाँ पर कहा कि ठीक है, ये टेम्पल गलत तरीके से गिराया गया था, इसको रीबिल्ड करो। इसको रीबिल्ड किया। फिर से हम अब देख रहे हैं कि 2020 के अंत में इसको फिर से गिरा दिया गया। तो हमको अभी पता नहीं है कि इस बार भी ये, चलो ठीक है, हो सकता है कि रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, इस पर फिर से अटैक होते या नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, आप ये भी सोच कर देखिए कि पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन है ये प्राइमरली आपको मिलती है सिंध प्रोविंस में। ज़्यादातर जो हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे थोड़ी बहुत बची है, ये लोग काफ़ी बार रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जाते हैं नॉर्दर्न साइड में और इन टेम्पल्स को विजिट करते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे अटैक हुआ है तो ये सब देखने के बाद कितने पाकिस्तानी हिंदू एनकरेज फील करेंगे कि इनको ये टेम्पल वापस विजिट करना चाहिए। उनको भी डर लगेगा कि मैं किसी गलत दिन यहाँ पे ना पहुँच जाऊँ। तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही जेन्युइन केस उठाया है और पाकिस्तान हमें भूलना नहीं चाहिए, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न भी है। जी हाँ, 3 दिसंबर 2020 को यूएसए ने एक लिस्ट पास करी थी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की, जहाँ पर रिलीजियस मिनॉरिटीज पे होते हैं अत्याचार। इन कंट्रीज की लिस्ट में ये सब देश थे, बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल है, तब भी हम यहाँ पे को स्पॉन्सर करने दे रहे हैं उसको, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो इससे रेज होगा। हालांकि मैं ये भी ऐड कर दूं कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की जो लिस्ट है ये यूएस स्पेसिफिक है, इसको यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया नहीं है। मगर इंडिया ने यहाँ पर ये इशू, मैं कहूँगा पहली बार इतने बोल्ड तरीके से रेज किया है। और इसको रेज करने की इंपॉर्टेंस आप पूछेंगे क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्डेड हो चुकी है अब यूएन की वेबसाइट पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा है उस रेजोल्यूशन का नाम और सीधा यहाँ पे आप देखोगे कि बाकी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पर क्या कहा है। जो मोरक्को, सऊदी अरेबिया, बाकी सब कंट्रीज, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि दुनिया भर में जिस तरीके से मॉस्क पे अटैक्स हुए हैं, जो न्यूजीलैंड में हुआ था, वो सब गलत है, ये रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है उनकी। इंडिया की जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर हो चुकी है रजिस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक। यहाँ पे आप देखोगे
लिखा है द स्पीकर फॉर इंडिया सेड कि हिंदू टेम्पल को जला दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में इन पाकिस्तान। अथॉरिटी जो थी पाकिस्तान की ये बस खड़ी रही यहाँ पर। तो इस टाइप का रेजोल्यूशन एक स्मोक स्क्रीन नहीं हो सकता पाकिस्तान जैसे देशों के लिए। स्मोक स्क्रीन का ये मतलब है कि इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, अपने हाथ साफ कर लेना कि आपसे कुछ गलत हुआ है, कुछ आपसे अपराध हुआ है, उसके बाद आप बस उसको ढक दे एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट करके। तो ये इंडिया की मेन पिच थी यहाँ पर। पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इन्होंने इंडिया का जवाब भी दिया यहाँ पर। इन्होंने रिस्पॉन्स में यहाँ पर यह कहा कि इंडिया को इस टाइप की स्टेटमेंट करने का कोई हक नहीं है, अनवारंटेड असर्शंस हैं इनके। इन्होंने ये कहा कि इंडिया में तो हाल ही में जो इनकी मुस्लिम मिनॉरिटी है उन पे आरोप लगा दिया गया कि कोविड-19 के केसेस बढ़े इनकी वजह से। उसके अलावा लव जिहाद का जो इशू है इंडिया में ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। तो इन्होंने ये सब कुछ स्टेटमेंट्स दे दी, जबकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो मेन इशू है रिलीजियस राइट की प्रोटेक्शन उससे रिलेट करती हुई नहीं थी। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये मैंने आपसे पूछा था कि विच कॉन्फ्रेंस एडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन 26 जनवरी 1945। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे आप देख पाओगे चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सैन फ्रांसिस्को 1945। तो ये है अंत हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइज ये वीडियो थी वर्ल्ड अफेयर्स की। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी वीडियो। सो आपकी भी इस तरह से नॉलेज जो है वो गेन होती होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी भी होती है, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछकर लास्ट में वो एग्ज़ाम जैसा जो पेपर में MCQs दे दिए जाते हैं उसमें हमें एक सिलेक्ट करना होता है। सो बिल्कुल मुझे वही एक जहन में या आ रहा था। और वैसे वो पेपर बहुत मज़े का होता है, क्योंकि उसमें हम जो है वो MCQs से ना क्वेश्चंस बहुत इजीली आंसर हम, मतलब कि वो होता है, मतलब 30 मार्क्स का होता है वो पेपर, और उसमें आपको 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें MCQs होते हैं। सो उसमें आपको बस टिक करना होता है और वो आपको बस 30 में मार्क्स तो मिल जाते हैं। और हम हमेशा ये सोचते थे कि 30 मार्क्स जब मिलते होंगे तो मतलब कि 30 मार्क्स ही मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, पेपर हो जाएगा, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, सो पास हो जाएंगे। तो ऐसा होता था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था, या आप लोगों के पास भी MCQs का ऑप्शन आता है एग्जाम्स में? सो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या माइंड में है, सो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात ये है कि जो अभी करंट में खैबर पख्तूनख्वा में बेसिकली ये एक हुआ था, मतलब ये इशू उठा था, और सबको ही पता है कि जो मंदिर है उसको तोड़ दिया गया था। उसके साथ मतलब कि जो मंदिर, मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला इस वीडियो को देखकर कि 1997 में जो है ये मंदिर तब भी तोड़ा गया था। उसके बाद 2015 में, मतलब काफ़ी अरसे के बाद जाकर, ऑलमोस्ट 15 और 7 मतलब कि 18 ईयर्स के बाद जाकर इन्होंने दोबारा से वो मंदिर बनाया था। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इन्होंने वो मंदिर जो है वो दोबारा से तोड़ दिया 2020 में। 20 में ही तोड़ा था ना, एनीवेज 20 में मेरे ख्याल से इन्होंने 20 में तोड़ा था। तो ये बात एक बहुत ही ज़्यादा अफसोस की है। अफसोस इस वजह से कि यार आप किसी की इबादतगाह को तोड़ रहे हो। जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनका एक मतलब कि जाने की जगह है जहाँ पर वो जाकर अपने सुकून पाते हैं, वहाँ पर जाकर मतलब कि अपनी जो भी रस्में होती हैं वो निभाते हैं। सो ये चीज़ बहुत गलत है। भले वो चर्च हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उनको तोड़ने का किसी को कोई राइट नहीं है। ऊपर से इतनी सारी जो क्वांटिटी लोगों की गई थी, अब पता नहीं उसका पीछे रीज़न क्या था, किसने क्या बात बोली है, क्या ऐसा हुआ था कि वो लोग जाकर उस पर मंदिर के ऊपर हावी हो गए। लेकिन जो भी रीज़न हो इसके पीछे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है जो इन्होंने एक्ट किया है। सो उस पर ज़ाहिर सी बात है, माइनॉरिटीज़ हो, जो कम लोग हैं जिनके परसेंटेज कम है पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में या जितनी भी कंट्रीज़ में, सो उनके साथ या उनकी इस तरह से इबादत गाहों के साथ इस तरह का कुछ भी होता है, सो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। और साथ साथ में उन लोगों के लिए भी तकलीफ़ दे है जो लोग इस चीज़ को फ़ील करते हैं इंसानियत के तौर पर कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है।
अब देखें ना सिर्फ वहाँ मंदिर में हिंदू लोग और भी बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे कि दूसरी जो मतलब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जो दूसरे धर्म से मज़हब से जो रिलेटेड हैं लोग हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं। सो आजकल लोग इन चीज़ों को मानना शुरू हो गए। लेकिन बात पता ही क्या है, बात यह है कि जो ये लोग स्टेप ले रहे हैं तोड़ना बनाना, अब जो है दोबारा से हो सकता है ये दोबारा से बना दें, लेकिन अगर ये बनाते और तोड़ते रहेंगे तो फिर वही बात आ जाती है कि लोग, एक तो लोगों के डर, जहन में डर आएगा, वो सोचेंगे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और सारी सी बात है, आप बनाते तोड़ते रहेंगे, जितना आपने तोड़कर बनाना है इससे अच्छा कहीं और पे भी और मंदिर इससे ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन वो हमारी एक सोच की बात है और पब्लिक को अंडरस्टैंड करवाना चाहिए, समझाना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर ऐसा कोई रूल होना चाहिए, ऐसा कोई रूल लागू करना चाहिए जिसकी वजह से ये लोग अपने मतलब कुछ भी इस तरह का स्टेप लेने से पहले ना 10 बार सोचें कि यार ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होने वाला है साबित। तो और जो एक्शन लिया गया जाहिर सी बात है वो मैं ये समझती हूँ कि मेरे सामने नज़रों में ये ठीक है, क्योंकि इस पर जब तक हाईलाइट नहीं होगा, इसको लोग जो हैं वो इस पर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, लोग इस पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक इस पर मतलब कि कुछ नहीं होने वाला। तो इसके ऊपर एक्शन और इसको दोबारा से बनाना हल नहीं है। हल ये है कि इसको और मंदिर इस तरह से टूटने से बचें। सो मेरा ये मानना है, भले वो मंदिर हो, चर्च हो, ये कुछ भी हो, सो उसकी एक रिस्पेक्ट है, एक वैल्यू है। सो उसको तोड़कर आप सिर्फ तोड़ नहीं रहे, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का, जो अरबों लोगों का जो है आप दिल दुखा रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं। सो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह से ऑप्शन होने चाहिए जिससे लोग जो हैं वो उनको पता चले कि ये सिर्फ हमारी मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी कंट्री की हद तक नहीं, बाहर भी इस पे इशू उठ रहा है। सो लोग इसको 100 बार करने से पहले सोचेंगे। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना जो कमेंट है, अपना ओपिनियन है वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट रीड कर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सजेशन भी आप दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, यूट्यूब में और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझे करना चाहें फॉलो। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।